चलो ठीक है बेटा, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लैम्प्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। टाइप्स ऑफ लैम्प। ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने पहले देखा था इंकैंडेसेंट लैम्प, जो पुराना बल्ब हमारे घर में होता था, इंकैंडेसेंट लैम्प होता था। इसके बाद हमने कल देखा था फ्लोरोसेंट लैम्प के बारे में। फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसको आप बेसिकली एक ट्यूबलाइट आपका जो होता है वो उसी का एग्जाम्पल है, फ्लोरोसेंट लैम्प का। कल इसकी वर्किंग देखी थी, प्रिंसिपल देखा था। ठीक है। आज जो हम देखते हैं, अगला जो हमारा बल्ब होगा उसको हम कहेंगे सी एफ एल। सी एफ एल क्या है? सी फॉर कॉम्पैक्ट, और एफ एल मतलब फ्लोरोसेंट लैम्प। ये भी फ्लोरोसेंट लैम्प है, बट ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है। तो सी एफ एल को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। वही वर्किंग है, वही सिद्धांत है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होगा, बट चूंकि यह जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। कॉम्पैक्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे फॉर्म में होता है। ट्यूबलाइट हमारा बहुत बड़ी रॉड होती है, एक लंबा होता है, काफ़ी स्पेसियस स्पेस लेता है। बट सी एफ एल जो होगा वो एक तरीके से जो हमारा इंकैंडेसेंट लैम्प था उसी का सब्स्टिट्यूट होता है। जो हम पहले ये वाला बल्ब यूज करते थे ना, फिलामेंट वाला, जिसमें 2 पिन लगी होती थी हमारे घरों में पहले जो यूज करते थे, इसकी जगह अब हम क्या यूज करते हैं? सी एफ एल यूज करते हैं। सी एफ एल कुछ इस प्रकार का स्पायरल टाइप का होता है, आपने देखा होगा सी एफ एल। ठीक है। तो इसकी जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सी एफ एल का, सी एफ एल बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है? फ्लोरोसेंट लैंप ही होता है। एक बार फिर से समझ लो फ्लोरोसेंट का मतलब क्या हुआ। देखो, जब भी कोई हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल होता है, ठीक है, और जब उसको हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, आपको पता होगा ना, अगर छोटा सा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो जो कोई भी मेटल होता है वो उसमें ऐसे शेल्स बने होते हैं, आई थिंक इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कहते थे ना के एल एम एन, कोश जिसे कहते थे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता था। ठीक है, इसमें 4 होगा, इसमें 8 होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर, हर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते थे। इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते थे ना। तो कोई भी हमारे पास अगर मेटल होता है, जनरली क्या होता है कि जब उसको हम एनर्जी देते हैं, किसी भी मेटल को जब एनर्जी, या किसी भी पदार्थ को जब एनर्जी दी जाती है, तो वो क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी के लेवल होते हैं। जैसे एनर्जी का लेवल है ये एक E1 मान लो, ये एनर्जी का लेवल है E2 मान लो। समझना ध्यान से, मेरा यहाँ पे कोई मटेरियल है और मैंने इसको एनर्जी दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये अपने एनर्जी पाने के बाद इसकी एनर्जी E1 की एनर्जी E2 से कम है, यानी कि E2 की एनर्जी ज़्यादा है E1 से। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करेगा, यानी अब स्टेज जो है यहाँ से इस पोजीशन में आ जाएगा। एनर्जी लेवल जो मटेरियल का था पहले E1 पे था, अब वो कहाँ चला गया? E2 पे चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दे दिया। ठीक है, ये उसी प्रकार से है, कोई लड़का अगर पहले चल रहा है, आपने उसे धक्का दे दिया तो वो दौड़ने लगेगा, थोड़ा सा स्पीड में आ जाएगा। लेकिन जैसे धक्का आपने हटा लिया तो क्या होगा, वापस वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने एनर्जी दिया, ये यहाँ पे आ गया। फिर थोड़े देर बाद क्या होता है कि हाई एनर्जी स्टेट पे एक अनस्टेबिलिटी कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है, यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्थायित्व तो नहीं होता है। तो वापस क्या करता है, ये वापस आना शुरू कर देता है अपने पहले वाले एनर्जी लेवल पे, वापस आना शुरू करता है। और इस आने के क्रम में क्या होता है, इस आने के क्रम में चूंकि इसके पास एनर्जी पहले E1 थी, अब E2 हो गई है, तो एनर्जी बढ़ गई है। तो एनर्जी अब क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब वो E2 से E1 में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा।
ठीक है, वही एनर्जी रिलीज करता है यूवी के फॉर्म में, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के फॉर्म में। समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो और अच्छी बात है। इतना समझ लो कि एनर्जी लेवल अगर इवन पे हमारा पदार्थ है, कोई मटेरियल है, अगर हमने इसको एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी लेवल E1 से E2 में चला गया, लेकिन E2 में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत देर तक वहाँ पे रह नहीं सकता है, हाईली अनस्टेबल है। तो वापस उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में आना है। तो आने के लिए क्या करेगा वो, वहाँ से वापस E1 में आएगा। और वो जब वो आएगा तो जितना उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी उस समय वो उसको रिलीज करेगा, वापस करेगा। और जब वो रिलीज करेगा तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है। ये होता है। अब यही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर हम किसी एक ऐसा, मेरे पास फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, प्रतिदीप्त पदार्थ जिसे कहते हो, प्रतिदीप्त पदार्थ। तो जब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस पे पड़ेगा ना, इस पे, तो इसी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये फ्लोरोसेंट मटेरियल दृश्य प्रकाश में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि विजिबल रेडिएशन में, विजिबल रेंज में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम देख सकते हैं। यही काम होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल का। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब CFL के बारे में आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। हमारा CFL जो है कुछ इसी प्रकार का बल्ब होता है। आप देख रहे हो कि नीचे क्या है, नीचे एक बेस है जहाँ पे हम सप्लाई पिन को लगाते हैं। उसके बाद एक ये आधार सर्किट है, इसको हम कहते हैं बेस सर्किट। इसको हम एक नाम और देते हैं बलास्ट, BAALAST, बलास्ट। ये बलास्ट सर्किट होती है। और बलास्ट के ही ऊपर जो है ये स्पाइरल, मतलब स्पाइरल जो आपका ट्यूब बना हुआ है, ये ट्यूब यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और इसी ट्यूब के साथ आप यहाँ देखोगे तो आपका एक इलेक्ट्रोड बना होगा। इलेक्ट्रोड जानते हो ना? यहाँ पे ध्यान से देखो और विजुलाइज कर देता हूँ मैं, देख लो एक बार। ठीक है, देखो ये जो है इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये और ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है। और इस ट्यूब के अंदर एक गैस भरी हुई है जिसे हम कहते हैं आर्गन, आर्गन गैस। आर्गन गैस भरी होती है और प्लस कुछ अमाउंट में, छोटे से अमाउंट में पारा होता है, Hg होता है इस ट्यूब के अंदर। और बाकी इसके अंदर जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल, जैसे हम जनरली ट्राईफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ट्राईफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, बेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे हम फॉस्फर की कोटिंग करते हैं, ना कि बेरियम ऑक्साइड की। ठीक है, इस CFL में बेसिकली हम लोग फॉस्फर कोटिंग करते हैं, फास्फोरस की कोटिंग करते हैं। सिंपल समझ लो, फास्फोरस की कोटिंग होती है। फास्फोरस भी हमारा एक प्रकार का फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये रही हमारा हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो है CFL का एक इंटरनल क्या होता है उसके अंदर, वो इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। देखो, 3 पार्ट में हमने बांटा। एक पार्ट ये हुआ जो नीचे है, ये, और तीसरा स्पाइरल वाला पार्ट। ये 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, स्क्रू बेस एंड हाउसिंग, यानी कि जहाँ स्क्रू बेस है जो एक आधार प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे हम पिन को कनेक्ट करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है, वो ये वाला सेक्शन है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट या इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट कह लो, ब्लास्ट होता है।
ब्लास्ट सर्किट भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, छोटे ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, इंडक्टर, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, और यही एक प्रकार से समझ लो कि इसका धड़कन होती है इस CFL का, यही इसको सारा काम इसी का होता है। ठीक है, कैसे होता है बताऊंगा। फिर लास्ट पार्ट होता है हमारा स्पाइरल लैंप। ये है हमारा स्पाइरल लैंप, और मैंने बताया लैंप में एक ऐसे इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड एक लैंप के एक सिरे पे इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये जो ब्लास्ट सर्किट मैंने दिखाया था ना आपको, ब्लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है, उसमें इतने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। आप पढ़ लो क्या क्या है, पढ़ देता हूँ क्या क्या है। देखो, फ्यूज़ है, चोक है। ठीक है, बस आपको जानना है क्या क्या है, नाम जान लो। फ्यूज है, चोक है, रेक्टिफायर ब्रिज है, कैपेसिटर है, नेगेटिव थर्मिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, चोक है, सीरियल कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, फीडबैक ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड पॉजिटिव थर्मिस्टर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार का कुछ हमें दिखाई देता है, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता है। ऑलराइट, ठीक है, चलो इस फिगर को भी देखो ध्यान से। ये अंदर का व्यू है किसी फ्लोरोसेंट लैंप का, अंदर का व्यू है। क्या क्या चीज़ें हैं देख लो। देखो, ये हमारी पिन हो गई सप्लाई वाली। ठीक है, ये गैस का ट्यूब है, इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है आपको, ये इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर कुछ इनर्ट गैसेज हैं, मरकरी है, इनर्ट गैस आप समझ रहे हो, वही आर्गन है या नियॉन है। और अंदर से इसके फॉस्फर की कोटिंग की गई है। फॉस्फर कोटिंग, ट्राईफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फॉस्फर की कोटिंग करते हैं। ठीक है, कोटिंग करते हैं क्योंकि फॉस्फर क्या है, एक प्रकार का फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ठीक है, चलो ये होता है इसके अंदर का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट ये है। क्या वर्किंग है, यही चीज़ है। ठीक है, क्या वर्किंग है वो यही चीज़ है, यही समझना है। देखो, हम अपने बल्ब को, अपने घर में जो सप्लाई आती है कितनी आती है, 220 वोल्ट। और फ्रिक्वेंसी घर में कितनी हमारे आती है AC सप्लाई की, 50 हर्ट्ज। ये हमारे घर में सप्लाई आती है 220 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। अब हमारे जो ट्यूबलाइट, जो हमारा CFL बल्ब है, उसके अंदर मरकरी है, इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, और इनर्ट गैस को हमको आयोनाइज करना है। आयोनाइज मतलब समझ रहे हो ना, कल बताया था, उसको आयंस में ब्रेक करना है, आयोनाइजेशन का प्रोसेस करना है, मरकरी का और इनर्ट गैस दोनों का। तो उसके लिए 220 वोल्ट सफिशियंट नहीं है, या फिर ये कह लो कि जो 50 हर्ट्ज हमारा है वो सफिशियंट नहीं है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी जिसने सप्लाई पे आ रही है वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड में क्या होगा, इलेक्ट्रोड में जब करंट फ्लो करेगी हाई अमाउंट में, यानी इलेक्ट्रोड की वजह से ही आयोनाइजेशन होगा गैस का, गैस आयोनाइज करेगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। किसके, AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस AC को DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो AC को DC में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है, बताओ। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट आपने 10th 12th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर होता था। तो हमने
फुल वे में भी दो प्रकार का था, सेंटर टैप और ब्रिज होता था, तो हमने ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा होता है। तो आप देखो यहाँ पे 220 वोल्ट का एसी सोर्स है, इसको हमने किस में भेजा, रेक्टिफायर सर्किट को भेजा। रेक्टिफायर सर्किट में क्या होता है, ब्रिज टाइप का 4 डायोड लगा होता है, एक अरेंजमेंट होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ये सब आप रेक्टिफायर सर्किट के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो पढ़ लेना। बस इतना जानो कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। ठीक है, अब हमारा एसी जो है डीसी में चेंज हो गया। फिर हम एक और डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, एसी में, उसे हम कहते हैं इन्वर्टर। जो घर में हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है वही है। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया, पहले एसी को डीसी फिर डीसी को एसी, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ पहले 50 हर्ट्ज थी, बट हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए 1000 हर्ट्ज के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम किसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी अपने से नहीं चेंज कर सकते हैं जब तक उसको कन्वर्ट ना किया जाए। जैसे अगर लाल रंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो लाल रंग का फ्रीक्वेंसी लाल ही रहेगा जब तक उसको हरे में ना बदल दो, समझ रहे हो। तो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी जो मेरे घर में आ रही है, जब तक उसको हम डीसी में चेंज करके दोबारा एसी में चेंज ना करें तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी हम कन्वर्ट या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब डीसी को दोबारा एसी में चेंज करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी में चेंज करते हैं। और ये सारा काम कौन करता है, जो उसके अंदर बलास्ट सर्किट लगी होती है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर, चोक, इंडक्टर, ठीक है, एलिमेंट्स लगे होते हैं, ये उनका काम होता है इसको कन्वर्ट करना। क्योंकि कैपेसिटेंस होता है, आपने पढ़ा होगा 2 पाई एफ सी के बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं यूजिंग कैपेसिटर, यूजिंग इंडक्टर। ठीक है, तो थोड़ी सी बात समझ में अगर आ रही होगी तो मोटा मोटा कहना मेरा सिर्फ इतना सा है कि हमारा एसी पहले डीसी में कन्वर्ट होगा रेक्टिफायर से, इस डीसी को फिर हम एसी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ना होकर के बहुत ज़्यादा होगी, 1 किलो हर्ट्ज के रेंज की होगी। ठीक है, 1000 हर्ट्ज के रेंज की होगी। और जब इस हाई फ्रीक्वेंसी को, जब इस हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग अपने फ्लोरोसेंट लैम्प या ट्यूबलाइट में प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो उसमें आर्किंग होती है, आर्क मतलब चमक होती है, आर्क होता है, यानी हमारी इनर्ट गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है, हमारा मरकरी जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट करने लगता है। और इसी अल्ट्रा वायलेट रेज को जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो फॉस्फोर का कोटिंग होता है वो इसको एब्जॉर्व करके विजिबल लाइट, जिसके दृश्य प्रकाश हम कहते हैं, ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिसे हमें एक सफ़ेद रंग की प्रकाश दिखाई देती है किसी बल्ब के द्वारा। यह कहानी अगर स्पष्ट हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, इतना ही है बेटा इसमें। बस आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना है, पहले सीएफएल के बारे में बताओगे। ठीक है, क्या मैंने बताया, इसमें बेसिकली 3 पार्ट होता है। एक हमारा बेस होता है, स्क्रूइंग हाउसिंग होता है, जिसमें हम पिन को हम अपने सॉकेट में लगाते हैं, जैसे बल्ब होता है ना जिसमें 2 पिन लगी होती है, बल्ब में लगाते हैं, होल्डर में लगाते हैं, ऐसे समझो, होल्डर में लगाते हैं। दूसरा जो पहला पार्ट वही होता है, ठीक है, बेस। सेकेंड पार्ट क्या होता है, बलास्ट। बलास्ट में क्या है, आपने देखा कई प्रकार के एलिमेंट्स लगे हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, और सप्लाई ट्रांसफार्मर, लीकेज ट्रांसफार्मर, कई तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, हमारा होता है स्पाइरल। जो हमारा स्पाइरल बल्ब होता है वो होता है। तो स्पाइरल बल्ब के अंदर क्या होता है, आर्गन गैस होती है और मरकरी होती है। मरकरी जो होती है वो क्या होता है, मरकरी ही हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एमिट करने का काम करेगा। तो हम करते क्या है, सबसे पहले जो सप्लाई हमारे घर की एसी होती है उसके अंदर जो ब्लास्ट होता है, ये ब्लास्ट
जो मोटा सा बीच में लगा होता है, वो क्या करता है, पहले रेक्टिफायर सर्किट उसमें लगी होती है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर एक इन्वर्टर सर्किट होती है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और जब एसी में कन्वर्ट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, इतनी हाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कि वो इनर्ट गैस को भी आयोनाइज कर दे, मरकरी का एक्साइटेशन के लेवल को बढ़ा दे, यानी मरकरी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करने लगे। और जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होने लगेगा तो हमारा फॉस्फर की कोटिंग होती है इस बल्ब के अंदर, वो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उसको दृश्य प्रकाश यानी कि लाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये होती है पूरी कहानी। चलो, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें इतना ही है, ठीक है, इसमें इतना ही है। और बाकी आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि जो हमारा इंकैंडेसेंट लैंप होता है, यानी जो हम जो पीला वाला प्रकाश पुराना यूज करते थे उसको इंकैंडेसेंट कह रहे हैं। तो इंकैंडेसेंट लैंप और सीएफएल में डिफरेंशिएट करने को मान लो एग्ज़ाम में आ गया, तो क्या लिखोगे? देखो, कोई भी नया बल्ब होगा ना, कोई भी अच्छा बल्ब होगा ना, कोई भी मॉडर्न होगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। पहला एडवांटेज क्या है, जो सी एफ एल होता है और जो नॉर्मल हमारा लैंप होता है, ठीक है, जो टेबल लैंप होता है, उसमें पहला चीज़ क्या है कि पावर कंजम्पशन कम है। जहाँ पे वो 100 वाट का लेता है इंकैंडेसेंट लैंप, ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 50 वाट, 40 वाट, ठीक है, 20 वाट, 30 वाट, सिर्फ इतना ही पावर लेता है, पहली चीज़। ठीक है, प्रकाश का रंग जो है वो काफ़ी वाइट होता है, वाइटिश होता है, इसमें येलोविश प्रकाश मिलता है यानी पीलापन मिलता है, ठीक है। बिजली की बचत इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और आ, एक चीज़ और है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये रिपेयरेबल भी होता है, रिपेयरिंग आप कर सकते हो। उसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो ना, बल्ब का अगर फिलामेंट टूट गया, पुराना वाला जो बल्ब होता था, तो जनरली उसका रिपेयरिंग कैसे करोगे, आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। और इसका क्या है, रिपेयरेबल हो जाता है, इसको रिपेयर कर सकते हो अगर कोई छोटा मोटा डैमेज हुआ हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका एक डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि हुआ क्या कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है सीएफएल का, मतलब जो प्रारंभिक लागत है, वो हाई है, ठीक है। मान लो कॉस्ट हाई है, जहाँ पे पुराना वाला बल्ब हमको 10 रुपये में मिल जाता है, वहाँ पे इसकी कीमत कितनी है, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। अभी का नहीं मुझे पता अभी क्या रेट है, बस उस समय 70-80 रुपये का मिलता था, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट हाई है, लेकिन जो ओवरऑल आप पर ईयर जो बिजली की बचत करते हो, बिजली की बचत इन द सेंस जो आप बिजली का बिल देते हो, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मान लो एक बार आपने 70-80 रुपये एक्स्ट्रा लगा तो दिया, ठीक है, लेकिन उससे जो बचत होगी आपकी, वो साल भर का जो बिजली का बिल आप देखोगे तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर पाओगे। तो आपके घरों में अगर अभी भी कहीं पे पुराना वाला इंकैंडेसेंट लैंप है, पीला वाला है, खासकर घर के बाहर लगा दिया जाता है, तो वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आपको ऊर्जा की हानि दे रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहे हो आप लोग रियल लाइफ में, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे।